सबसे पहले बात ईरान की करेंगे और अमेरिका शांति वार्ता की करेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाली है। दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से, तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस वार्ता से ठीक पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान का दावा है कि एमओयू के अनुसार अमेरिका इजराइल को रोकने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और ईरान ने इसके विरोध में हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब वार्ता शुरू होने से पहले ही गतिरोध सामने आ गए हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? ये तमाम अहम सवाल हैं जो साफ तौर पर इस बड़ी डील को, या यूं कहें महाडील को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता की तैयारी तो है, लेकिन शांति वार्ता की तैयारी में अगर देखें तो अमेरिकी डेलीगेशन वार्ता के लिए पहुंच चुकी है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं और टीम का नेतृत्व अमेरिकी डेलीगेशन में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसमें शामिल है। ईरान की वार्ता टीम में भी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंची है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बाघेर गलीबाफ और इस्माइल बघई भी प्रतिनिधि मंडल है उसमें शामिल है और ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है। लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद यह ऐलान किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण पहले यहां से निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रश्न चिन्ह जो है, सवाल जो है, वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ टेक्निकल बातचीत शुरू करने का इंतजार है। सुनिए। Our understanding is that the Iranians just landed. As far as the Pakistanis, well, I think number one, just getting things set up in the right way and getting the actual structure of the negotiation in place. So the way that we're going to do this is that we're going to have a principal level political leadership at the top, and then obviously the technical team is going to stay on the ground. As much as I might like to stay in what appears to be a beautiful place, I can only be there for a day or two. I think we're hopefully making progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. I'm sure the Iranians are going to have issues they'd like to discuss as well. और वार्ता से ठीक पहले ईरान ने जिस तरह हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया, उससे साफ है कि वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। सुनिए ईरानी टीवी पर किस तरह से इसका ऐलान किया गया। This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach. तो एक तरफ तो ईरान हॉर्मुज को बंद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी देते हुए हैरान कर देने वाला पोस्ट किया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज खुला है और खुला ही रहेगा। अगर कोई टोल लगेगा तो वो सिर्फ अमेरिका ही लगा सकता है। यानी अगर ईरान के साथ 60 दिनों में कोई पक्की डील नहीं होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी टोल वसूलने की धमकी दी है। यह शुल्क मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पर हुए अमेरिकी खर्च की भरपाई के लिए होगा। तो ऐसे में साफ तौर पर कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अब जो वार्ता पर सवाल है वो नजर आते हैं, क्योंकि महाडील होने की बात तो की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बात कुछ और है। लगातार हमले अभी भी जारी है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने वाली है। क्या कुछ इसके अहम पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। आप देखिए, क्या युद्ध विराम कायम रहेगा, ये अहम सवाल है, और ये इसलिए भी है क्योंकि इस पर हमने देखा है कि लगातार पूरी दुनिया का फोकस है। हॉर्मुज स्ट्रेट जिस तरह से बंद है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है, क्या परमाणु विवाद सुलझ पाएगा, क्योंकि इजराइल का अपनी तरफ से कहना है और उसके बाद जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति है वो कुछ और कहती हुई नजर आ रही है। तो ये विवाद क्या सुलझ पाएगा, ये अहम सवाल है। इसके अलावा तीसरा सवाल अगर हम आपको बताएं कि क्या ईरान को आर्थिक जो राहत है वो मिलती हुई नजर आएगी। ये सवाल भी इसलिए अहम है क्योंकि लगातार इसकी मांग उठी थी, लेकिन उसके बाद इसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है। और ऐसे में जो महाडील बनी है तो उसमें आखिर में डिटेल्स में है क्या, ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक जो पर्दा है वो पड़ा हुआ है, वो पर्दा अभी हटा नहीं है, इसलिए लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा
चौथा सवाल अगर हम बात करें तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया गया है। तो ऐसे में लगातार इस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं और अभी भी ये युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें और सवाल भी अहम नजर आते हैं। इसके अलावा पांचवें सवाल की बात करें तो आर्थिक प्रतिबंध और फ्रीज फंड को लेकर जो बात है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि क्या इस पर अभी भी आर्थिक प्रतिबंध नजर आएगा, फ्रीज फंड में क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम अहम ऐसे सवाल है जो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि अभी भी जो शांति की राह तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। छठे सवाल का रुख करें तो इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगियों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा था कि उनके रहते हुए परमाणु क्षेत्र उसे नहीं बनने देंगे। तो क्या आगे इस डील में नजर आ सकता है? क्या इसी तरह की कमोवेश स्थिति अभी भी नजर आ सकती है? लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं कि यह महाडील होती हुई नजर आएगी और तमाम बातें इससे निकलती हुई नजर आएगी, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर इसको लेकर जो तमाम अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं और ऐसे में क्या होता है इस पर सबकी नजरें लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में सबसे बड़ा जो गतिरोध है वो लेबनान में इजरायली हमले का मुद्दा है। दरअसल दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में कई 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक दिन पहले ही सीजफायर पर सहमति बनी थी। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल के विमान और ड्रोन ने रात से लेकर सुबह तक नाविगे इलाके में कई जगह पर हमले किए हैं। इन हमलों में रिहायशी इमारतें और घर तबाह हो गए। साथ ही इजराइल सेना ने सुबह से पहले तोपों से भी यहां पर गोलाबारी की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में शुक्रवार देर रात से हुए इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए हैं और 97 घायल हुए हैं। 2 मार्च से अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 3980 पहुंच गई है। इजराइल ने साफ किया है कि अपनी नागरिकों की रक्षा से कोई समझौता वो नहीं करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि वार्ता पर आगे इसका क्या असर होगा। तो यहाँ अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है और लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी है। ऐसे में लेबनान में इजरायली हमलों से तनाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका समझौते पर भी सवाल नजर आ रहे हैं कि आखिर डिटेल है क्या और क्यों आखिर अभी तक जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उस पर ईरान कहीं ना कहीं कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई लक्ष्यों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने जारी क्षेत्र में भीषण लड़ाई यहां पर जारी रहने की भी जानकारी दी है। नबातिया शहर के पास 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका ने इजराइल को हमले रोकने को कहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने सीजफायर की पुष्टि नहीं की है। तमाम सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ दिखा रहा है कि अभी भी मौजूदा स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि अपने अपने दावे हैं, लेकिन होगा क्या ये साफ तौर पर आने वाले समय में साफ होता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, दरअसल इजरायली सेना ने कहा है कि हम अपनी सेना या अपने नागरिकों के खिलाफ पहचाने गए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई करते रहेंगे। בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא להסרת איומים בכל מרחב. מעבר לקו הצהוב או מעבר למרחב ההבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים. אנחנו מכבדים הסכמים ונמשיך לפעול כדי להסיר איום, כל איום. לגבי ביירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע. יש מגבלות, אנחנו פועלים מגבלות על פי הנחיות הדרג המדיני, שוב פעם, להסרת איום אנחנו רשאים לפעול בכל מרחב, ולהמשיך לפעול להסירת איום במידה והתגלה כזה על כוחותינו או על תושבים. और वहीं लेबनान के मुद्दे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, वहां हालात पहले से बेहतर है। Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon. Despite the headlines, things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you've just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it, but things have gotten better.